चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 84 वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। स्वर सम्राज्ञी आदरणीय लता जी का निधन हम सबके लिए बेहद दुखद विषय है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की तरफ से मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ऑर्डर राइटिंग। अक्सर हम बात करते रहते हैं किस तरह से ऑर्डर लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमारे पत्रों का जवाब नहीं आता है, विभाग सुनता नहीं है, ये नहीं सुनते हैं। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी बारीकियों, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ऑर्डर एक जुडिशियल ऑर्डर और एक सशक्त ऑर्डर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इस चीज पर हम आज एक बात करने वाले। बहुत ही अच्छा पैनल है हमारे पास। मैं अपने पैनलिस्ट का परिचय करा देता हूँ। आदरणीय राकेश अग्रवाल जी, कैमरा चालू कर लें अपना। आप हमारे फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं। तो मैं राकेश भाई साहब को प्यार से, बहुत सम्मान से मैं भीष्म पितामह बुलाता हूँ। इस बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतना लंबा अनुभव रखते हैं। आपका स्वागत है राकेश भाई साहब। सादर प्रणाम सभी को। मैं भी इस पैनलिस्ट में एक हिस्सा हूँ आप लोगों के साथ। रूप सिंह जी भाई साहब थे, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए। डॉक्टर के दीक्षित, पीसीपीएनडीटी एक्ट में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है आपके पास। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहले व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कार मिला था। 3 साल आप बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रहे ग्वालियर में, और लगातार बच्चों के साथ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे लिए एक रिसोर्स पर्सन के रूप में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सभी को मेरा प्रणाम। नवीन सैलर सर, सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। अगर इनको कुछ कहूँ तो बहुत लंबा अनुभव है। उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक में प्रैक्टिस करते रहे हैं सर। और जिन विषयों पर मैं अटक जाता हूँ उनसे सलाह ले लेता हूँ मैं। अभी हमारी परीक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत पढ़ाया सर आपने हमें। अरविंद खुरानिया साहब, 24-25 सालों का एक वकालत का बहुत बड़ा अनुभव है आपके साथ, और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के, जिनको कि पूरा जुडिशरी एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नजरों से देखता है जब कभी कुछ होती है, हरियाणा में खास करके। स्वागत है सर आपका। आज का जो हमारा विषय है इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, ऑर्डर राइटिंग क्या होनी चाहिए। मैं छोटी मोटी थोड़ी सी एक दो हिंट दे देता हूँ जो मेरी समझ है, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है। कि एक एक ऑर्डर राइटिंग, ठीक है, जुडिशरी के साथ साथ एक कलात्मक भी होती है। कुछ कलाएं उसके अंदर होती हैं जो लिखने के लिए होती हैं। कौशल के साथ साथ नैतिकता, कुछ कौशल होती है और कुछ नैतिकता होनी चाहिए उस आदेश के अंदर। आदेश की पालना की नैतिक जिम्मेदारी जिसको हम आदेश कर रहे हैं उसकी होती है ऑफ कोर्स। कुछ छोटी चीजें जैसे कि मान लीजिए जितने लोग उपलब्ध हैं उनका जिक्र किया जाए प्रोसीडिंग्स में, जो उपलब्ध नहीं है उनका जिक्र नहीं होना चाहिए प्रोसीडिंग्स के अंदर। अगर हम कोई ऑर्डर लिख रहे हैं तो किस धारा के अगेंस्ट क्या प्रोविजन है वो करके लिखें, इन सारी बातों का। तो मैं इन सब चीजों में ज्यादा ना पढ़ते हुए सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नवीन सर को कि आप अपनी बात प्रारंभ करें। इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे हम प्रश्न लेते रहेंगे। नवीन सर, एक संक्षेप में आप हमें प्रारंभ करें, ऑर्डर राइटिंग होती क्या है और किस प्रकार एक जुडिशियल ऑर्डर और एक बाल कल्याण समिति के ऑर्डर दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद कृपा शंकर जी, पुनः मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और आपने जो आज का विषय सुना, निश्चित रूप से ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी हम लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं या किसी फोरम से जुड़े हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। सबसे पहले मैं अपनी बात आरंभ करूं तो मैं अक्सर देखता हूं दो तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। एक आती है ऑर्डर और एक आता है जजमेंट। तो अगर हम बाल कल्याण समिति के संदर्भ में बात करें या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वो ज्यादातर ऑर्डर प्रोनाउंस करती है, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करती। क्योंकि ऑर्डर एक ऐसा रूप है लॉ के अंदर जो किसी को डायरेक्शंस देने के काम आता है। और जितनी भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं, जिसको हम फोरम, कमीशंस या इंक्वायरी कहते हैं, वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर आती है। जिनके पास क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है दो, वो जो न्यायिक पावर होती है उनका कुछ ही हिस्सा यूज करते हैं
पूरा हिस्सा यूज नहीं करते, इसलिए मैंने जो शब्दों का यूज करा वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी यूज करा। जैसे ऑर्डर राइटिंग की बात करी तो मैं अपनी बात को जो सिंपल शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो सबसे पहले जो ऑर्डर है और राइटिंग है, ये दो शब्दों के मिलकर बना है। ऑर्डर का मतलब है कोई ऐसी अथॉरिटी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिससे वह अपने अधीनस्थ या अपने नीचे वाले लोगों को आदेश पारित कर सकता है। अब दूसरी बात जो रही वो राइटिंग थी। राइटिंग अगर हम सिंपल भाषा में देखें, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या सामान्य भाषा हो, उसका मतलब है आप अपनी बात को कैसे दूसरे व्यक्ति का कम्युनिकेट करते हैं, वो माध्यम जिस माध्यम से अपनी बात को हम कहना चाहते हैं। और जब इसके साथ शब्द जुड़ा ऑर्डर, इसका मतलब एक अथॉरिटी ड्रिवन जो आदेश है जो आपको लॉ ने प्रदान किया है या किसी भी एक्ट जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, उस एक्ट की जो पावर है, उस पावर का उपयोग करते हुए आप उस व्यक्ति को आदेशित करते हैं या ऑर्डर देते हैं जिससे आप कुछ काम कराना चाहते हैं या आप उसको किसी काम से करने से रोकना चाहते हैं। तो कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट जिसका उसका डीएनए दो बातों पे आधारित होता है, एक टू प्रोहिबिट फॉर डूइंग समथिंग और एक टू और रिस्ट्रेन टू डूइंग समथिंग और टू डू समथिंग। आप दुनिया का कोई भी ऑर्डर देखें, चाहे वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज में हो या जुडिशियल अथॉरिटीज में हो, वो इसी दो आधारभूत स्तंभों पे काम करता है। अब बात रही कि जजमेंट ऑर्डर राइटिंग की तो जब भी हम किसी व्यक्ति को लिखते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि हम उसमें कुछ मूलभूत चीजें जो हैं वो छोड़ देते हैं या वो इतना व्यापक नहीं हो पाता। सबसे पहली बात कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप कोई ऑर्डर लिख रहे हैं तो आप चाहते क्या है उसके अंदर, व्हाट इज योर पर्पस और व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। आप किस अथॉरिटी से लिख रहे हैं, आपके पास लॉ की क्या अथॉरिटी है और उसकी क्या आयाम है लॉ के और आप कितना एक्सटेंसिवली उस अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप किनको लिख रहे हैं, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अपनी पावर्स क्या है उस जिस भी लॉ या कानून का आप उपयोग कर रहे हैं, और आप जिसको लिख रहे हैं उसकी पावर और अथॉरिटीज क्या है और वो आपके पावर और अथॉरिटी से किस तरह बाइंडिंग है या किस तरह डोमिनेट करता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, आप किसी भी फॉर्मेट में लिखे, किसी भी स्टाइल में लिखे, हर फोरम का या हर जुडिशरी का या हर स्टेट की जुडिशरी का और हर स्टेट के कमीशन का या फोरम का एक अपना लिखने का दायरा और उसका फॉर्मेट है। दूसरा, जब भी हम लिखें तो हम केवल अपने शब्दों को ध्यान ना दें, हम कानून की बात ना करें। सबसे पहले जब आप किसी को पत्र व्यवहार करते हैं तो उसमें दो चीजें मुझे जो नजर आता है एज एन एडवोकेट, जब हम किसी का जजमेंट पढ़ते हैं या कोई ऑर्डर पढ़ते हैं अलग अलग स्टेट में जाके, तो जो लिखने का तरीका है, उसका जो फॉर्मेट है, आप कौन से फॉन्ट का चुनाव कर रहे हैं, आपके फॉन्ट का साइज क्या है, उसका मार्जिन क्या है, आप जिस अथॉरिटी के से लिख रहे हैं क्या उसका कोई एम्बलम, क्या उसका चिन्ह आपके जो पत्र व्यवहार का जो आपका जो लेटर हेड है उसके ऊपर आया क्या, आपने जो अपनी अथॉरिटी लिखी, क्या आपकी अथॉरिटी उसमें क्लियरली एग्जिबिट हुई क्या, पहला। दूसरा, जो सामान्य ग्रामेटिकल नियम्स हैं हम उसका भी ध्यान रखें। जैसे आप जब लिखें, जैसे हम कानून में कोई जजमेंट लिखते हैं तो हम उसके अंदर एक फॉर्मेट देते हैं कि आप जब शुरू करें तो सबसे जो पहला पैरा होता है उस पैरे को हम इंट्रोडक्शन पैरा कहते हैं। यही जो रूल है वो ऑर्डर के अंदर भी लागू होता है कि जब आप ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पैरा है, जब आदमी के पास वो जाए जिसको आप लिख रहे हैं, वो उस कंसाइज वे के अंदर, वो पहले पैरे के अंदर ही वो समझ जाए कि ये किससे संबंधित है जो आप और जब भी आप लिखते हैं तो आपके पास उस फैक्ट की, उस सर्कमस्टेंसेस की पूरी जानकारी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। तो पहले पैरे के अंदर आप उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, वो कंसाइज हो। उसके बाद जब आप
नीचे वाले पैरों में आए तो उसे नंबरिंग करें और एक पैरे में कोशिश करें कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस दें। ये जुडिशियल जो जजमेंट है उसका बहुत बड़ा पहलू है। मार्शलिंग ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि जब भी आप अपना ऑर्डर आदेशित कर रहे हैं तो जो फैक्ट है उस फैक्ट के बेसिस पे आप दूसरे जो आपके अधीनस्थ हैं जिनको आप आदेशित कर रहे हैं किन आधार पे आप उसे आदेशित कर रहे हैं। तो मार्शलिंग ऑफ एविडेंस का मतलब हुआ कि आपके पास जो आधार है इस ऑर्डर को लिखने का वो आप दूसरे पैरे में आपके पास जो अथॉरिटी है अपने पैरे में आप इस आदेश को पारित करने के लिए वो। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि आप अपने आदेश में क्या चाहते हैं। कई बार हम फैक्ट लिख देते हैं, कई बार हम हमारे पास जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं या फैक्ट होते हैं हम वो लिख देते हैं, पर हम अपने आदेश में चाहते क्या हैं दूसरी अथॉरिटी से हम वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और कई बार हमने देखा है कि ये बड़ी उपापाव की स्थिति बन जाती है कि जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है आपके आदेश को वो ये समझ ही नहीं पाता कि आपने क्या आदेश पारित करा है और आप उनसे क्या चाहते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आप लिखें तो कुछ ऐसी चीजों को लिखें या कुछ ऐसे शब्दों को यूज करें जो वो समझ सके। और एक और कानून के अंदर बात कही जाती है कि जहां तक संभव हो, जैसे मान लीजिए आप जो मैं समझ पाता हूँ कि जो CWCs हैं वो ज्यादातर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों को यूज करती हैं। तो जब भी आप किसी प्रावधान को यूज करें तो कोशिश करें जो उस बेयर एक्ट के उस सेक्शन की जो शब्दावली है उसके किनारे किनारे हैं या वैसे ही यूज करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आप ऑब्सीन लैंग्वेज एक IPC के अंदर सेक्शन है, तो जब आप यूज अगर आपको कोई बच्चा ऐसा मिल जाता है जिसके साथ कोई ऑब्सीन जो है वो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है उसे वो करा जा रहा है तो आप अपने शब्दों में ऑब्सीन शब्द का यूज करें, ना कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ऑब्सीन की जगह उसके सिनोनिम का यूज कर देते हैं। जैसे ऑब्सीन का सिनोनिम हुआ फिल्टी गेस्चर या फिल्टी लैंग्वेज। तो ये जब आप यूज करेंगे तो ये उस जो आप जिस एक्ट को कन्फर करना चाह रहे हैं वो एक्ट कन्फर नहीं हो पाएगा, चाहे वो IPC हो, चाहे वो JJ एक्ट हो, चाहे वो पॉस्को। तो कोशिश ये करें कि आप जो भी आदेश पारित करें उस एक्ट की लैंग्वेज को पारित करें। और एक बहुत सामान्य सा नियम है कि जब हम अपने आदेश पारित करते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव चीजों को यूज ना करें। जी, नेगेटिव चीजों को यूज नहीं करें। सर मैं नवीन सर आपके पास वापस लौट के आऊंगा। राकेश भाई साहब का एक बड़ा अच्छा अनुभव, लंबा अनुभव है इस पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, राकेश भाई साहब, कि प्रोसीडिंग जो लिखते हैं CWC के अंदर उसके बारे में थोड़ी बात करें और प्रोसीडिंग को ऑर्डर से कैसे लिंक किया जाए। जी देखिए CWC जो ऑर्डर करती हैं तो एक्ट के अंतर्गत लगभग 46 ऐसे प्रपत्र या आदेश पत्र हैं। जब आप पत्र डालते हैं या किसी को पत्र लिखते हैं तो उस पत्र की वैल्यू आपके ऊपर है कि आप कितनी उसकी कर पाते हैं। जो 46 प्रपत्र या फॉर्मेट हैं ऑलरेडी जो दिए हैं उनमें प्रत्येक के हेड पर नियम दिया हुआ है। ध्यान रखिए, नियम दिए हैं, धारा किसी में दी हुई नहीं है। वह प्रपत्र उसका जो लेखन प्रक्रिया है, क्या उसमें लिखा जाना है, किस हेड मतलब किस विषय पर वो पत्र आपको देना है किसी को भी, तो उन नियमों को थोड़ा देखना होगा आपको। और ये 46 जो प्रपत्र हैं ये CWC या JJB के लिए अंतिम नहीं है। समय काल केस टू केस परिस्थितियों के आधार पर आपको अन्य पत्र भी जारी करना होते हैं। अब ये जो पत्र है 46 प्रपत्र दिए हैं इनमें यदि आप कहेंगे तो रिमाइंडर का कोई प्रपत्र नहीं है। आपने किसी को दिया लेकिन रिमाइंडर कैसे करना है नहीं दिया गया है। आपसे यदि क्वेरी खड़ी हुई है तो उस क्वेरी का उत्तर आपको कैसे देना है उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए आप जितने भी अपने पत्र जारी करें प्रत्येक जारी पत्र में धारा या नियम उसका उल्लेख करने पर ही वो प्रभावी होंगे।
जी यदि आप मुझे समय दें एक 3-4 मिनट का, तो मैं उदाहरण से उसको समझा दूं। मैं फिर आऊंगा भाई साहब आपके पास, आपको अभी बहुत समय है। एक पत्र या ऑर्डर लिखते समय प्रतिलिपियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस किस को कॉपी जानी है, मैं दीक्षित जी की तरफ चलूंगा। आदरणीय दीक्षित जी, आपसे आग्रह करूंगा आप इस पे थोड़ा सा अपनी बात रखें कि जब हम पत्र किसी को लिखते हैं तो किस किस को कॉपी जानी चाहिए, किस किस को नहीं जानी चाहिए, और क्या किस माध्यम से जानी चाहिए। जी दीक्षित साहब। थैंक यू डॉक्टर कृपाशंकर जी। सभी को पुनः मेरा नमस्कार, प्रणाम। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रतिलिपि किस किस को जाना चाहिए, मैं उससे आने से पहले बस 1-2 लाइन ये कहना चाहूँगा कि हम जिस संस्था में बैठते हैं, जैसे कि बाल कल्याण समिति में, और बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और 4 सदस्य रहते हैं, तो 5 लोग मिलकर कार्य करते हैं। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जैसे हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर में प्रतिमा भी लगाते हैं, लेकिन जब तक प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाती है और उसको मान्यता नहीं मिलती है। तो बाल कल्याण समिति की पहले प्राण प्रतिष्ठा होना आवश्यक है, और उससे ही हमारा पत्राचार, या जैसा कि हमारे सभी सम्माननीय पैनलिस्ट ने बताया कि आप जो ऑर्डर आदेश पारित करते हैं, उसको वही सम्मान तब मिलता है जब उस संस्था की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा करें। आप जैसा आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर जी ने कहा है कि आप जब पत्र लिखते हैं तो उसकी प्रतिलिपि किस किस को जाना चाहिए, तो जिस विभाग को ये हम पत्र लिख रहे महत्वपूर्ण हैं, बात है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करूंगा, वो चाहे तो नोट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, हाँ तो इसमें जैसा कि अभी अपने एडवोकेट सैलार सर ने भी बताया, आदरणीय राकेश जी ने भी बताया कि आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें धारा और नियम का उल्लेख करें, जी और उससे पहले आप अपनी अधिकारिता को लिखें कि आपको ये अधिकारिता जे एक्ट की किस धारा ने दी है। ठीक है, फिर प्रकरण में जब आता है उसमें ये भी आप लिखें कि ये आपने किस धारा में इसको ग्रहण किया है। जब जिस धारा में आपने ग्रहण किया है, फिर आप जब पत्र लिखते हैं या आदेश लिखते हैं तो उसमें आप लिखें, अगर पत्राचार है तो जरूर लिखें कि जे एक्ट की धारा 3, जो बच्चों के लिए उन्होंने प्रिंसिपल लेट डाउन किए हुए हैं, जिसमें हम सर्वोत्तम हित का सिद्धांत कहते हैं, धारा 3-4, उसको जरूर उसमें मेंशन करें, जिससे सामने वाले की बाध्यता होती है तो उसको ये कार्य समय सीमा में करना है, क्योंकि बच्चे का सर्वोत्तम हित उसमें छुपा हुआ है। अब बात आती है कि आपको जब पत्राचार करते हैं तो उसकी कॉपी किसको दें। अगर आप पुलिस को लिख रहे हैं, थाने को लिख रहे हैं, तो आप पत्राचार करते समय जिस थाने को लिख रहे हैं तो थाना प्रभारी को आप पत्र दें, और उसकी कॉपी गंभीरता के लिए वो गंभीरता से लें, तो जिला पुलिस अधीक्षक को जरूर मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं प्रशासन का भी रोल है, प्रशासन से भी आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बुलाने हैं, तो फिर जिला कलेक्टर को भी कॉपी को आप मेंशन करें, जिससे आपके आदेश की गरिमा बनती है और सामने वाला उसको उसी श्रद्धा के साथ लेता है कि ये प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पीठ का लिखा हुआ पत्र है, तो उसको उस हिसाब से आप करें। अब बात ये आती है कि आपने पत्र लिखा और उसमें आपने समय सीमा या डेट मेंशन नहीं की, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया में हर प्रकरण की एक डेट निर्धारित होती है कि आज सुनवाई हुई है तो अगली डेट कौन सी, तो उसका भी आप उस पत्र में जिक्र करें कि इस दिनांक से पूर्व या इस दिनांक तक आप इस पत्र का जवाब या जो भी आप मांग रहे हैं इस कार्यालय में प्रेषित करें। कार्यालय में है तो कार्यालय में प्रेषित करें, अगर आपका विचारण का प्रश्न है तो पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर आपको उनको फिजिकल उपस्थिति चाहते हैं तो उसमें वो स्पष्ट लिखें, जैसे कि अभी आदरणीय एडवोकेट सैलार साहब ने कहा है कि हमें स्पष्टता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। आप पत्र का जवाब चाहते हैं, आप कोई दस्तावेज चाहते हैं, या आप उस व्यक्ति को मैं दस्तावेज
के उपस्थित होने का निर्देश देना चाहते हैं, तो आपकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और जैसा बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आप जो फॉन्ट यूज करते हैं, तो जहां आपको अपनी बात पर ज्यादा ध्यान दिलाना है, प्रभाव पैदा करना है, तो उसको आप बोल्ड कर दीजिएगा और फिर उसका आप प्रभाव का इंतजार कीजिएगा। जी, धन्यवाद दीक्षित साहब। खुरानिया सर भी जुड़े हुए हैं। खुरानिया सर, मैं जानना चाहूंगा, जब आदेश कोई लिखते हैं या प्रोसीडिंग लिखते हैं, तो क्या उनमें फैक्ट्स भी डालना चाहिए, फैक्ट्स वर्सेस रीजन, कि ये फैक्ट आए, इस वजह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे? थोड़ा इस विषय में आप अपनी बात रखें भाई साहब। धन्यवाद डॉक्टर कृपा शंकर जी। हम CWC में भी और JJ बोर्ड में भी दो तरह के आदेश पारित करते हैं। एक तो फाइनल ऑर्डर, जिसका हमने पक्का फैसला करना है, और एक वो आदेश जिससे हमारी फाइल आगे चल रही है, इंटरिम ऑर्डर। सिंगल मेंबर भी करता है उसमें। अगर बेल के लिए कोई सिंगल मेंबर के पास ड्यूटी रोस्टर में पेश कर रहे हैं, मैं पहले JJ बोर्ड का थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो JJ बोर्ड के मेंबर हैं वो कृपया ध्यान देंगे इस बात पे। आपको क्या देखना है जब पुलिस आपके पास बच्चे को लेकर आ रही है? आपको दो ही बातें देखनी है, क्योंकि एक्ट ये कहता है, एक्ट की वायरस ये कहती है, बच्चे को दो ही कंडीशंस में अंदर ऑब्जर्वेशन होम में या स्पेशल होम में भेजने की जरूरत है। या तो उसकी बच्चे की खुद की जान को खतरा है जो अपराध में लाया गया है, या दूसरा बिंदु है, अगर उसको बेल पे रिलीज किया गया, क्या रिलीज करने से उसका गलत लोगों की संगति में आने की संभावना है। इन दो सूरत में ही जुवेनाइल को आप अंदर भेजेंगे। तीसरी बात, JJ बोर्ड के मेंबर्स जब सिंगल ड्यूटी रोस्टर में बैठे हैं, ये भी ध्यान रखें कि हमें बेल एप्लीकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट वाले देखें, सेक्शन 3 के जो 16 प्रिंसिपल्स हैं उनको देखें, आपने उन प्रिंसिपल्स के अंडर बच्चे के हालात, जो अपराध का विवरण पुलिस ने आपको पेश किया है उसको देखकर, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट को देखकर, उसके गार्जियन आए हैं या नहीं आए, उन बातों के मद्देनजर आदेश पारित करना है। हो सकता है कि मेंबर लॉ ग्रेजुएट ना हो, तो वो कम शब्दों में अपनी बात लिख सकता है, उसमें फैक्ट्स देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको विशेष परिस्थिति में ही अंदर भेजें, अदरवाइज उसको आप बेल पर रिहा कीजिए, पेरेंट्स या गार्जियन की अंडरटेकिंग लीजिए। परफॉर्मा 46 परफॉर्मा पीछे दिए गए हैं मॉडल रूल में, आपको ज्यादा मेहनत करने की उसमें जरूरत नहीं है। ये तो बात होगी JJ बोर्ड की। अब मैं CWC की तरफ आ रहा हूँ। CWC में मैं आपका एक विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो गलती हर जगह हो रही है। फाइनल ऑर्डर में, फाइनल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स साइन करेंगे उसको, लेकिन उसको जरा 2 अक्षर आगे पढ़िए, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। यस, अगर सिंगल 3 मेंबर कर रहे हैं तो वो ऑर्डर वैलिड नहीं है, वो वॉइडेबल ऑर्डर है। अगर चेयरपर्सन की सहमति नहीं है उसमें, तो उसमें ध्यान रखें कि चेयरपर्सन उसमें साथ में हो और 2 मेंबर आपके साथ बने रहें। चेयरपर्सन कब नहीं हो सकता? या तो वो आउट ऑफ स्टेशन है, जो जिसको वो ऑथराइज करके गया है, नेक्स्ट पर्सन आ जाएगा, वो एज एक्स ऑफिशियो उसका चेयरपर्सन साइन करेगा। जब फाइनल ऑर्डर करते हैं, मैंने जो 32 साल के अपनी वकालत में बात सीखी है उसमें ये है कि पहले आप फैक्ट्स दीजिए पूरे, क्योंकि वो फाइनल आदेश है आपका। फैक्ट्स दीजिए, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मेंशन कीजिए, और कंक्लूजन और प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट भी मेंशन कीजिए। जैसे डॉक्टर दीक्षित ने बताया, बहुत अच्छी बात है ये। उसमें आप डिफेंडिव भी हैं, अपने आप को भी बचा रहे हैं, और बच्चे के हित में भी आप ऑर्डर पारित कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर। एक मिनट सर। जी। सेक्शन 101, जिसके तहत किसी भी आदेश की अपील फाइल की जा सकती है, उसका भी ध्यान रखें
अगर आपने प्रॉपर निष्कर्ष नहीं दिया, उसमें लॉजिक नहीं डाला, तो आपका आदेश हट सकता है, उसको हटाया जा सकता है अपील में। जी तो उसमें अपना रीजनिंग भी डालिए उस आदेश में, फाइनल आदेश में। जी ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है। थैंक जी यू। सर। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया, नवीन सर ने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, अपनी अधिकारिता क्या है और उसको बोल्ड करिए और थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद धारा और नियम के बारे में बात करें, हम किस धारा में ग्रहण किया गया है उसकी बात करें, पत्राचार किस किस से किया जा सकता है, अंतिम आदेश में फाइनल आदेश जो आप देते हैं तो कंक्लूजन प्लस प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट आधारित होना चाहिए। इतनी सारी बातों पे हमने चर्चा किया। राकेश भाई साहब की बात अधूरी रह गई थी, राकेश सर आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ जाएंगे। और कुछ एक दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि जब हम पॉक्सो में खास करके ऑर्डर लिखते हैं तो कई समितियों को मैंने देखा है कि कुछ प्राइवेट बातें भी उसमें आ जाती हैं, ये कहाँ तक जायज होगा, इसमें से मैं आप लोगों का जवाब लेना चाहूंगा। राकेश सर आपके लिए। ये किसी भी प्रकार की निजता का उल्लंघन तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भी क्वेश्चन मार्क या उस दायरे में आ जाएंगे कि आपसे पैरी खड़ी हो सकती है। और जरूरी नहीं आज हो, आपके कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी हो सकता है। दूसरी जो बात है, तो मेरा ये निवेदन है सारे CWC और JGB मेंबर से, यदि आपको CWC को NGO बना के रखना है तो आम आदमी उसको NGO समझता है, लेकिन आपको यदि प्रथम श्रेणी न्यायपीठ के तौर पर, जैसा डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो यह प्राण प्रतिष्ठा CWC के मेंबर्स के ज्ञान, अध्ययन, समर्पण और एकजुटता पर निर्भर करेगी, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप ऑर्डर कैसे करेंगे। मेरा यह निवेदन है लगभग सभी CWC मेंबर्स से, JGB मेंबर से, जैसा खुरानिया साहब ने भी कहा, प्रपत्र का आप जो फॉर्मेट है 46 JJB के अलग है, CWC के अलग है, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के संयुक्त हैं। तो आपके जो हैं उनका आप पहले उन प्रपत्रों को पूरा पढ़ लें, उसका अध्ययन कर लें, फिर उसमें जो नियम दिए हैं उन नियमों का एक एक नियम खोल के पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक नियम जब आप पढ़ेंगे तो वो धाराओं से जुड़े हुए हैं, तब आप धाराओं पे पहुंच पाएंगे, धारा में जो भावना वो भावना आप समझ सकेंगे। खास करके धारा 2 और धारा 3, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, धारा 2 और धारा 3 को तो पूरी तन्मयता, एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना होगा। साथ में 3 बहुत छोटे एक्ट हैं, पॉक्सो, बाल श्रम निषेध अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बहुत छोटे एक्ट हैं, बहुत छोटे एक्ट हैं। जिस दिन आपके यहाँ एक केस भी ना आए उस दिन ये तीनों के तीनों आप पढ़ सकते हैं, तो इसका आप अध्ययन कर लें। यदि आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर आपकी सफलता हो नहीं सकेगी। बहुत अच्छी बात कही, जब आपके पास एक भी केस नहीं आया तो इनका अध्ययन करिए। नवीन सर आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, क्या कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी डेवलप किया जा सकता है? आप अपनी बात कहें, उसके साथ इस चीज को भी जोड़ लें। और जैसे हम JJ बोर्ड में लिखते हैं आदेश, जो लोग उपस्थित रहते हैं उन सबके बाकायदा साइन लेते हैं नोट शीट के ऊपर। बाल कल्याण समिति में भी ये प्रैक्टिस हम करते थे, उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करें कि क्या होना चाहिए प्रोविजन इसके बारे में। नवीन सर, जैसे कि खुरानिया साहब ने कहा था कि जब आप आदेश पारित करें तो ये समझ लें कि 3 मेंबर जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, चेयरमैन के साइन होना जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक बात कही, और ये सिर्फ JJ बोर्ड के संबंध में भी नहीं है, जितनी भी, जहां तक मेरी समझ है, जितनी भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है या फोरम्स है या कमीशंस है, उनमें मेंबर्स सिर्फ इंडिपेंडेंटली कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं किसी भी कमीशन या फोरम के या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के, उनके पास ही सिर्फ जो है वो जुडिशियल पावर्स होती है, और एक आदेश वही व्यक्ति पारित कर सकता है क्वासी जुडिशियल फॉर्म्स में या कमीशन या फोरम्स में जिसके पास जुडिशियल बैकिंग पावर हो।
तो चेयरमैन साहब के साइन होना, और बहुत सारी कमीशन में जब हम जाते हैं तो वो कमीशन कन्वीन ही नहीं हो पाती और वो कोई फॉर्मल ऑर्डर वहां पास ही नहीं हो पाते, एक बात। दूसरा, जैसे आपने एक्ट की बात करी और अभी बार बार ऑर्डर सेक्शन 2, 3 और 4 की बात हुई, तो जब मैं आपसे जुड़ा तो मुझे भी थोड़ा अनुभव हुआ, मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ जे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। तो अभी मैंने जब पढ़ा तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 के अंदर लिखी है। मुझे लगता है कि शायद हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आप ये देखें, ये इसीलिए मैंने कहा कि ये ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आप ये प्रिलिमिनरी के अंदर देखें ऑर्डर सेक्शन 4 सब क्लास 4, उसके अंदर बहुत ही जो अथॉरिटिव शब्दों का यूज करा है, कल शाम को भी मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है, अगर आप देखें, notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforce the provision of this act। अब इसके बाद अगर आप इसकी लैंग्वेज देखें, जो मैंने अथॉरिटी की बात करी, जैसे आप लिखते हैं कि कौन सी अथॉरिटी आपको किसी को आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य करती है, इसमें लिखा है provisions of this act shall, शब्द यूज हुआ है shall apply to all matter connecting children in need of care and protection and children in conflict with law including, यहां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सब क्लॉज 4(1) का पैरा 1 है, उसकी पहली लाइन जो है वो कहती है एप्रीहेंशन। तो आप अगर आप इसी शब्दों की अथॉरिटी से ड्राइव करें तो आप उन सारे लोगों को लिख सकते हैं एज ए CWC मेंबर जहां पर भी आपको अप्रीहेंशन हो। तो ये इस मुझे लगता है इस एक्ट की सबसे बड़ी पावर है, एक बात। दूसरा, आपने बात करी कि क्या ऑर्डर और आदेश लिखने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो मेरा इसमें मत है हाँ होता है। और अगर आप जुडिशरी की बात करें तो जब जजेस की ट्रेनिंग होती है या उनका पेपर होता है तो उसके अंदर एक पेपर जजमेंट राइटिंग का भी होता है। इसी तरह अगर आप देखें तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जजमेंट राइटिंग के, वो मुझे लगता है कि शायद हम लोग अगर एक बार उसे देख लें तो वो हमारे ऑर्डर लिखने में भी काम आएंगे। सबसे पहली बात, जैसे मैं आपको कहूं तो जो पहला प्रिंसिपल्स है वो ये बताता है कि जब भी आप कोई आदेश पारित करें तो सबसे पहले जो आप जिस फोरम को बिलोंग करते हैं, अगर आप कंज्यूमर फोरम को बिलोंग करते हैं तो कंज्यूमर फोरम, अगर आप CWC को बिलोंग करते हो तो CWC, अगर आप कंपटीशन कमीशन को बिलोंग करते हो तो कंपटीशन कमीशन या कोई भी कमीशन, उसका सर्वप्रथम नाम आता है कि आप कौन सी अथॉरिटी को ड्रिवन कर रहे हैं। दूसरी बात, जब जो उसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि कई बार अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम्युनिकेशन देखें, जो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के लेवल के लोग लिखते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाम, उसके बाद वो अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। और कल मैं एक फॉरेन मिनिस्ट्री का एक पढ़ रहा था ऑर्डर, उसके अंदर मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा और मुझे लगा कि ये शायद बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि जब आप अपना कम्युनिकेशन दें तो जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर में आप दो चीजें कर रहे होते हैं जो मुझे समझ में आता। पहला, कि जो भी ऑर्डर है वो आपकी इमेज को दर्शाता है कि आप किस इमेज को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा, जब आप ऑर्डर लिख रहे हैं तो आप एक पब्लिक एक्ट को ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सेल्फ कैपेसिटी के अंदर नहीं लिख रहे, आप एक पब्लिक एक्ट कर रहे हैं और ये पब्लिक एक्ट गवर्न होता है किसी गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शन से। तो जब आप लिख रहे हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो उन्होंने जब ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने ऊपर अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखा, उसके बाद अपना नाम लिखा और उसके बाद उन्होंने अपनी नीचे क्वालिफिकेशन लिखी। उन्होंने लिखा LLB-LLD फ्रॉम सच एंड प्लेस। तो अगर हम अपने नाम के साथ, जनरली जब हम ऑर्डर पारित करते हैं तो हम अपना नाम नीचे लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्शंस दे रहे होते हैं या प्रोटेक्शन चाह रहे होते हैं, तो उसमें हम अपना नाम ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे हम लिखते हैं कि साइन बाय द अंडर साइन। तो उसके अंदर अगर आप अपना क्वालिफिकेशन भी मेंशन करें, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, तो वो भी आपके ऑर्डर को एक नया और महत्वपूर्ण वेट देगा। दूसरी बात, जब आप ये लिख लेते हैं
तो पहले पहरे के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि एक इंट्रोडक्शन दे और वो बड़ा कंसाइज इंट्रोडक्शन दे कि आप इस ऑर्डर को क्यों पारित कर रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ ये ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जब आप ऑर्डर अपना लिख रहे हैं, जब आपने उसको इंट्रोडक्शन दे दिया कंसाइज वे के अंदर, दूसरे फैक्ट में आप ये बताएं कि क्या ऐसी ऑब्लिगेशंस है कमीशन के पास कि उसको ये ऑर्डर पारित करना पड़ रहा है, कि वो क्या चाहते हैं। उसके अंदर आप जैसे पुराने साहब ने कहा कि आप सेक्शन 3, 4, 2 के अंदर जो पैरामाउंट ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, आप उसका जिक्र करें तो आपकी जो अधिकारिता है, आपका जो डोमिनेंस है वो और बढ़ जाता है। और तीसरे पहरे के अंदर जनरली हम लोग कंक्लूसिव वे के अंदर डायरेक्टिव लिखते हैं, हम रिक्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई आदेश पारित होता है किसी अथॉरिटी से तो वो डायरेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। आप उनसे बजाय कहें आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई द कॉपी ऑफ द सेम और आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फॉर सच एंड सच डेट, नहीं, आप ऐसे लिखे वी आर डायरेक्टिंग यू टू कंप्लाई द ऑर्डर फॉर सच एंड सच रीजन, कन्फर द पावर अंडर सेक्शन दिस। तो कई बार हम लोग जो लिखते हैं, जैसे मैं कल एक जजमेंट पढ़ रहा था उनका, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट लिखते हैं तो वो आपको जो ऑर्डर या जजमेंट पढ़ने वाला होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। ये एक बीबीसी के ऊपर एक इंटरव्यू देखा मैंने, जस्टिस का जो उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी के अंदर आपको जो है आप अपना ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है फिलोसोफर, कि आप जब लिखते हैं तो एक फिलोसफी की तरह लिखते हैं। दूसरा है साइंटिफिक मेथड और तीसरा है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो जब आप ऑर्डर लिखते हैं तो कई बार हम जब, जैसे आपने कहा कि जब हम पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं तो बहुत सी बार हम अपने जो फैक्ट है या अपने आदेश है उसको इस तरह से लिखते हैं जैसे वो आप उसकी फिलोसफिकल एस्पेक्ट दे रहे हैं। और दूसरा तरीका लिखने का है कि आप जो फैक्ट है उसको क्लब करें अपने सेक्शन के साथ या संबंधित रूल के साथ, तो वो साइंटिफिक मेथड हो जाता है। और एक है प्योर लीगल लैंग्वेज, आप सेक्शन और रूल का हवाला देते हुए उन्हें डायरेक्ट करें। पर मेरा यहाँ पर यह है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने इतने सारे वेबिनार में अनुभव किया कि CWC बहुत सी बार इस तरह से नजर आती है कि वो पावर विहीन नहीं। हम अपने कम्युनिकेशन को अगर इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हम उनको रिक्वेस्ट ना करके हम उन्हें ऑर्डर के फॉर्म में लिखें तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसी संबंध में आप जो अभी वुमेन कमीशन का वो देखें तो वो बड़ा प्रभावी नजर आता है। हालांकि वुमेन कमीशन और CWC लगभग एक ही प्लेटफॉर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी अधिकारिता से कहते हैं और हम रिक्वेस्टिंग मोड में कहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छी 3-4 चीजें बताई। फिलोसफर और साइंटिस्ट और फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑर्डर राइटिंग। अगर किसी का कुछ प्रश्न है, पिछले सप्ताह शायद अपर्णा दीदी का कुछ प्रश्न था, अगर कोई प्रश्न है तो इसमें अपनी बात रख सकते हैं। सलाम साहब ने हैंड रेज किया है। सलाम साहब CWC दिल्ली में थे, अभी शायद कमीशन में हैं। सलाम साहब अपनी बात रखें जी। या सर, इसमें चूंकि चर्चा में मैंने देखा, 1-2 चीज मैं थोड़ा अपने लेवल से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि एज पर द एक्ट जो है आपका, एक तो JJB का एक्ट मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको, सॉरी CWC का जो हमारा ये है 28 प्रोसीजर, इसमें बहुत क्लियर है, इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कमिटी at the time of taking any decision, the opinion of majority shall prevail. But where there is no such majority, the opinion of chairperson shall prevail. तो इसमें अगर मेजोरिटी आपके पास 4 मेंबर है और एक चेयरपर्सन है और 3 मेंबर अगर ये कहते हैं कि ये होना चाहिए तो डाइसेंटिंग व्यू दे सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि वो ऑर्डर पास होगा। चेयरपर्सन का कंसर्न वहां जरूरत नहीं है। वहां पर आई हैव रिमेंड एज चेयरपर्सन, लेकिन ये क्लियर कट एक लॉ है
जो हमारा इसका है, तो 3 मेंबर अगर ये समझते हैं बाय मेजोरिटी डिसीजन टेकन। सेम थिंग इन जेजेबी में भी जो है बहुत क्लियर है कि जहां पर मेजोरिटी इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस, सेक्शन 7(4), in the event of any difference of opinion among the members of the board, in the interim or final disposal, the opinion of majority shall prevail. But where there is no such majority, the opinion of principal magistrate shall prevail. ये बहुत क्लियर है। अगर 2 मेंबर जेजेबी के अंदर में ये एक साथ अगर कोई डिसीजन देते हैं तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कैन गिव द डिसेंटिंग व्यू, बट दिस विल प्रिवेल। एंड अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस हैज रिसेंटली हैपेंड इन दिल्ली। एक जेजेबी में अभी 2 महीना पहले इस तरह का एक हालात आया जहां 2 मेंबर को यह समझ में आया कि इस बच्चे को बेल दिया जाना चाहिए, एंड प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। देन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के फेवर में नहीं होने के बाद जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का एक अपना ईगो होता है कि मैं जुडिशरी साइड से आया हूं, मेरा ज्यादा कुछ एडिशनल हो सकता है, कुछ ये सबके साथ होता है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, मैं किसी को पर्सनल नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद क्या हो, 2 मेंबर्स ने बेल ऑर्डर दे दिया, बट द बेल वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड। और वो बेल जो है, चूंकि अब ईगो सामने आ गया कि मेंबर ने, हम चेयरपर्सन ने, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने मना किया था और ऑर्डर मना किया था, और फिर 2 मेंबर ने उसको पास कर दिया और वो ऑर्डर हो गया, एंड एस्पेक्ट दैट इज एन ऑर्डर। तो ये प्रोलॉन्ग किया 1 महीना से ऊपर। देन द मैटर केम टू अस in the DCPCR, and we filed a habeas corpus in the court, and the same day the court ordered that immediately the child may be released, because the order has already been passed by 2 members and that is valid as per the law and should have been, and they asked for clarification from the board why it was delayed by so much time. So ये clear होना चाहिए यहाँ पर कि we are in a democracy, हाँ, और इसमें जो है ये clear रहे कि वो, जी सर बोलिए। वो ऑर्डर शेयर कर दीजिएगा सर, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर होगा तो इट कैन बी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर अदर्स आल्सो। नवीन सर हैंड रेज कर रहे हैं कुछ, जी। तो खान साहब, अभी आपने जो बोला इस पे जस्टिस डीवाई, ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने भी अभी रिसेंटली डिसेंट जजमेंट के ऊपर कि अगर मेजॉरिटी प्रिवेल करती है, पर जो डिसेंट ओपिनियन है वो भी प्रिवेल करेगा। अभी उनका एक रीसेंट जजमेंट आया था, ही वाज वेरी एग्रेसिव ऑन रीसेंट जजमेंट एंड प्रोबेटी। अगर आप पढ़े, मुझे मिल जाएगा, शायद ऑफिस में होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। या नहीं, आपका बस मैं आपको कोट कर दिया, नोट कर लीजिए। सेक्शन 7(4) जेजेबी के लिए है सेक्शन 7(4) और सीडब्ल्यूसी के लिए है सेक्शन 28। जस्ट लेट मी सी, सेक्शन 28 28(4) या 28(4), एक का 7(4) और 28(4). अब ये पढ़ लीजिए, वेरी क्लियर। और आपने जो बोला ना, ये मैं वो ऑर्डर शेयर कर दूंगा अभी, क्योंकि द कमीशन इटसेल्फ, आई वाज टेकन अप एक सच ए थिंग, आवर चेयरपर्सन वाज वेरी proactive in this matter. He immediately shared that this is a violation of child rights, and the commission took immediately the action and put it as a commission put in a habeas corpus. That's great. And one day, the decision was taken in 1 hour, and the same day the child was released on bail. जी सर, जो कि 1.5 महीना करीब। नम्रता जी ने हैंड रेज किया है, नम्रता जी अपनी बात रखें। मैं नवीन सर के पास आऊंगा, एक प्रश्न देखें जी। डॉक्टर साहब, जो अपनी बात सलाम सर ने उठाई है, तो धारा 28 की उपधारा 5 की अंतिम लाइन भी ये बोलती है, ठीक है, ठीक है, 4 सर, 5 की अंतिम लाइन भी ये बोलती है कि मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होंगे जी। तो आगे ये नहीं बोलते हैं कि उसमें अध्यक्ष होगा। धारा 28 का 5 का अंतिम लाइन भी पढ़िएगा। या मैंने पढ़ा है सर, लेकिन 4 बहुत क्लियर है ना, मेजॉरिटी की बात करते हैं 4। मैं आपसे सहमत हूँ, ये थोड़ा सा विषय ऐसा है, स्पष्ट होना ठीक है इसका। या जी, 3 तो जरूरी है, 5 में 3 तो जरूरी है, लेकिन 3 कोई भी हो सकता, 3 मेंबर है तो ठीक है। और जेजेपी में अगर 2 मेंबर हैं तो ठीक है। जी जी ठीक। नम्रता जी ने हैंड रेज किया, नम्रता जी अपनी बात रखें। नम्रता जी। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन था कि धारा 104 जो समिति या बोर्ड अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति है, वो किस हद तक से है, थोड़ा सा स्पष्ट करने की कष्ट करेंगे। धारा 104
104 कहती है समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति। राकेश भाई साहब, आप इस पे बात करेंगे? किस, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, किस कहां तक संशोधित कर सकते हैं? जी 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 देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं सर, कि 104 का जो धारा है वो बहुत क्लियर है कि आप अपने ऑर्डर को बिना किसी अपील के चेंज नहीं कर सकते हैं। ग्रामेटिकल एंड जो टाइपोलॉजिकल जो एरर है उसको दूर कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं अनलेस देयर इज ए सपोज देयर इज ए रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द सेम एंड द कमिटी और द बोर्ड इटसेल्फ टेक्स इनटू अकाउंट। अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर कि 102 और 101 के हिसाब से यू कैन, द पर्सन है वो एग्री वगैरह है तो वो जा सकता है टू एनी कोर्ट। लेकिन आपको करेक्शन अपने आप करेक्शन करना है, वो करेक्शन आप ऑर्डर पे नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर करेंगे वो सिर्फ कुछ त्रुटि उसमें हो गई है लिखने में, वो कर सकते हैं, अदरवाइज धारा 104 की धारा 2 पढ़ेंगे, उसमें राम साहब जो कह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाएगा कि लिपि की भूलों, आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली त्रुटियां किसी भी समय आप स्वयं से या किसी के आवेदन से सुधार सकते हैं। दीक्षित जी अगर आप 102 पढ़ें तो 102 कहता है रिवीजन, और जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है वो कहता है कि क्रिमिनल कोड कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर। तो ये वहां से ड्राइव होता है कि क्रिमिनल कोड के पास रिवीजन की इटसेल्फ इनहेरेंट पावर नहीं है, वो अपीलेट कोर्ट के पास ही पावर्स है। जी, लेकिन इसमें एक लाइन ये भी लिखी है शुरुआत में सर, अगर आप देखें कि अपील और पुनरीक्षण संबंधी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब आप अपने ऑर्डर को जब रिवीजन में जाएंगे तो जो आपके ऑर्डर की मूल भावना थी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दीक्षित साहब, मैं इस पे आपका कमेंट चाहूंगा। जी दीक्षित साहब। जी डॉक्टर चौबे साहब, आपने बिल्कुल अभी सही बोला है कि ये जो धारा 104 कहती है कि CWC का ऑर्डर है तो उसका मूल भावना, जिस मूल भावना से आपने ऑर्डर पास किया है, आ रही है आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। जी जिस मूल भावना से आपने ऑर्डर पास किया है बिल्कुल उसमें बिना परिवर्तन किए हुए अगर आपको कुछ अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा वो बिल्कुल सही है कि आपको या तो रिवीजन में जाना पड़ेगा या अपील में जाना पड़ेगा। वो रिवीजन या अपील जो होगी वो आपसे ऊपर वाले कोर्ट में होगी, आपको उसकी अधिकारता नहीं है। लिखित की त्रुटि का स्पष्ट मेंशन है, वो आप ठीक कर सकते हैं, स्वयं के संज्ञान से कर सकते हैं या किसी के आवेदन प्रस्तुत करने पर कर सकते हैं। संगीता जी ने हैंड रेज किया है, संगीता जी अपनी बात रखें, फिर मैं एक बात प्रश्न पूछूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है CWC से संबंधित। संगीता जी, संगीता चौधरी जी, संगीता चौधरी जी आपने हैंड रेज किया, अपनी बात कहें। चलिए, शायद गलती से हो गई है। मैं समृद्ध पैनल और सलाम साहब भी जुड़ गए हैं, काफी बड़ा अनुभव है आपका। हेलो जी संगीता जी कहें अपनी बात। हाँ सर, मेरा ये निवेदन था सर, किसी भी प्रकरण में क्या मौखिक सुपुर्दगी दी जा सकती है? नहीं, किसी हालत में नहीं। ठीक है सर, बस यही जानकारी। सुपुर्दगी तो अंतिम आदेश हो गया। जी मैं इसमें आपका जो नन कॉग्निजेबल, आप CCL की बात कर रहे हैं शायद, नन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जहां पर बच्चों के साथ होता है, पुलिस के पास केस रहती है और पुलिस नहीं सर, जो है CWC मेंबर बोल रही हूँ। हाँ तो आप हाँ बोलिए। बच्चा CCI में था और उसको सुपुर्दगी देनी थी, चाहे वो डिपार्टमेंट विभाग को ही देनी थी, पुलिस वालों को ही देनी थी सुपुर्दगी, लेकिन बच्चा आउट ऑफ स्टेट का था और वहां से पुलिस लेने आई थी, तो क्या मौखिक आदेश पे सुपुर्दगी दी जा सकती है? नहीं, आउट ऑफ स्टेट का तो आपको तो रिकॉर्ड फिर कहाँ से मिलेगा आपको? आप तो ऑर्डर करेंगे उसके लिए, अपने घर में बुला के ऑर्डर कर सकती हैं अगर बेंच उस टाइम सीटिंग नहीं है तो, या तो फिर आप मेल के ऊपर में आप उनको ऑर्डर दे सकती हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द 3 मेंबर्स एटलीस्ट, क्योंकि आप ये फाइनल डिस्पोजल होगा ना, तो फाइनल डिस्पोजल तो आप 3 मेंबर के सदस्य के सहमति से ही कर पाएंगे, तो ये नहीं होगा। लेकिन लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना चाहूंगा
कई बार अगर जैसे ऑफकोर्स तीनों सदस्यों के या पांचों सदस्यों की सहमति के बाद मान लीजिए किसी का महाराष्ट्र का कोई बच्चा है, वो जबलपुर में मिलता है, रात को 12 बजे मिलता है और किन्हीं वजह से जबलपुर पुलिस ऑड टाइम में आती है, रात को 2 बजे आती है या 3 बजे आती है, बेंच नहीं लगी है, तो उस मामले में आपस में आप चर्चा करके फोन के ऊपर कि भाई ठीक है, क्योंकि वहां पे FIR दर्ज है उस बच्चे के खिलाफ और पुलिस दस्तयाब करने आई है, तो वो एक पूरी जुडिशियल प्रक्रिया के तहत ही है, तो उसमें आप दे सकते हैं। पर नेक्स्ट डे आप ऑफिस में बैठ के प्रॉपर तीनों लोग वो ऑर्डर बनाएंगे, जिसकी एक कॉपी बाई मेल या हार्ड कॉपी वहां के संबंधित CWC को भी भेजेंगे और पुलिस को भी भेजेंगे। तो इमरजेंसी में ये डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक यस नहीं, सही बोले आप सर, आप सही बोले। ये सिर्फ कंसर्न CWC का चूंकि एरिया नहीं पड़ता है, पुलिस का एक रिपोर्ट आएगा उसके पास में कि कल इस कंडीशंस में और इस परमिशन के साथ हमने हैंडओवर किया, और एक ये रहेगा कि अगर इस CWC को कोई कंसर्न होगी तो जिस CWC में उसको प्रोड्यूस किया गया है वहां से वो DCPO से राब्ता करके फॉलो अप कर सकते हैं, दे कैन मेक एन ऑर्डर। लेकिन ये जो आप बोले एकदम सही बोले, क्योंकि बच्चा हमारा प्राइमरी हित है, उस बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो रात भर हम उसको अपने देखने के लिए रोक लेते हैं, वो बच्चा अपने स्टेशन की तरफ जा नहीं पाता, तो फिर हम उसके साथ क्रूरल्टी कर रहे हैं ना। तो हमारा पहला इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि बच्चे का बेनिफिट, उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, और उसके लिए बेंच टू टेक इमीडिएट एक्शन, जैसे आपने अभी बताया सर। उसको राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश सिंह। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, बीच में वो सेक्शन 104 की बात रह गई थी। 104 में सिर्फ एरर को ही दूर नहीं किया जा सकता,